नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑन आवर टेबल। ई वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हाउ डज improper e-waste management impact India's environment, economy, and public health? Discuss with reference to इनफॉर्मल रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। हमारे बड़े बड़े शहरों की सिचुएशन आप जानते हैं। शहर के का जो पेरीफेरी वाला एरिया होता है, यानी कि जहां पर शहर खत्म होता है, वहां पर बहुत सारी जगहों पर हमें, बहुत सारे शहरों में हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि वहां पर बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं। कचरे के इनफैक्ट एक पूरी माउंटेन रेंज कई जगहों पर तो बन चुकी है। और यहां पर ये जो कचरा है, ये मिक्स कचरा होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी देखने को मिलेगा। आप मुझे बताइए कि अगर आपके रिमोट कंट्रोल में जो बैटरीज हैं वो अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? क्या हमारे यहाँ पर कहीं कोई ऐसी जगह है हमारे घर के आसपास जहां पर जाकर हम वो ई वेस्ट के कचरे को अलग से डाल सकते हैं? बल्ब हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, राइट? इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, पुराने मोबाइल फोन्स हैं। क्या कभी आपने कोई ऐसी प्रॉपर ई वेस्ट रिसाइकल करने वाली कोई डेडिकेटेड डस्टबिन देखी है? आपको याद करना पड़ रहा होगा, क्या मैंने देखी है? दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसकी एक जबरदस्त खामी भी है और अवेयरनेस भी ना के बराबर है। हमारे देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस स्पीड से हो रहा है, इस पर मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आप चीजें जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो ई वेस्ट है, इसकी वजह से हमारा पर्यावरण, हमारा समाज और इसी के साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी पैदा हो रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमारे देश में ई वेस्ट जो है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ पता है? 151.03%। अब कुछ आंकड़ों को समझने के लिए कुछ सालों के डेटा को देखते हैं। 2017-18 पे हम, पता है, हमारे 2017-18 में हमारे देश में 7 लाख मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट होता था। 7 लाख मेट्रिक टन। एंड 2017-18 वाला जो समय है उसमें आपको पता है ना कि 4G सर्विसेज जो हैं, जियो की एंट्री होती है, उसके बाद जो रेट है इंटरनेट के वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ, एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ। और उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहां पर यूट्यूब और इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा हुआ। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यूज करने लगे। इससे पहले भी हमारे यहाँ पर एयर कंडीशन, फ्रिज, टेलीविजन, ये सारी चीजें जो है उसका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हुआ था। तो 2017-18 में 7 लाख मेट्रिक टन पर ईयर ई वेस्ट हमारा देश जनरेट कर रहा था। 2023-24 का आंकड़ा कितना है पता है? 17 लाख टन से ज्यादा, 17 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा। तो यू कैन इमेजिन कि बहुत कम समय के अंदर ई वेस्ट का जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा होने लगा हमारे देश में। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। आई वुड लाइक टू शेयर सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विथ यू। दुनिया के टॉप ई वेस्ट देशों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आता है चाइना, उसके बाद नंबर 2 पर है यूएसए, उसके बाद आता है जापान, देन यू हैव जर्मनी, एंड देन यू हैव इंडिया। इंडिया इज ऑन 5th पोजीशन। तो टॉप 10 या फिर टॉप 5 ग्लोबल ई वेस्ट जनरेटर देशों की बात करें तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको पता चल गया। अगर एमसीक्यू आपको पूछा जाता है इस पर, यू हैव टू अरेंज, या फिर इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो नहीं है टॉप 5 में, तो यू नो द आंसर नाउ। जिस अलग अलग मीन्स अलग अलग एंगल से आपको यह प्रश्न पूछा जाए एमसीक्यू में, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन। अब यहां पर इकोनॉमिक चैलेंजेस की हम बात करें, हर साल, यू वोंट बिलीव दिस फैक्ट, ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंट दोनों के साथ और समाज के साथ भी जुड़ी हुई ये बात है, तीनों के साथ जुड़ी हुई बात है ये। यू वोंट बिलीव के ई वेस्ट की वजह से इकोनॉमिक लॉस कितना होता है पता है हमारे देश में एन्युअली पर ईयर? $10 billion
per year due to the pollution created by e-waste. और ई-वेस्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, इनमें क्रिटिकल मेटल्स का इस्तेमाल होता है. हमारे यहां पर इसका प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं होता है. इसकी वजह से 80,000 करोड़ रुपीस का नुकसान होता है. ये मेटल्स जो वैल्यूएबल मेटल्स है, क्रिटिकल मेटल्स हैं, इनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते. तो ये ऐसे ही कचरे के ढेरों में ऐसे पड़े हुए हैं. तो यू कैन इमेजिन कि इट इज इटसेल्फ ए बिग थिंग. अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मीन्स सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं. एक है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ईपीआर मैंडेट जो है वो ये कहता है कि जो प्रोड्यूसर हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करें या फिर सैमसंग या फिर कोई भी कंपनी की बात करें, यहां पर एग्जांपल के तौर पर एप्पल, तो एप्पल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स थ्रू आउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कि उस प्रोडक्ट की पूरी जो लाइफ साइकिल है, जहां से आपने उसको प्रोड्यूस किया और जब ये प्रोडक्ट यूज में नहीं रहा. फॉर एग्जांपल आज मैं बात कर सकता हूं आईफोन 6 के बारे में. तो अब आईफोन 6 जो है वो कोई यूज नहीं करता है, लेकिन आईफोन 6 जो है वो अब उसमें एप्स अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, आप यूज नहीं कर पाते. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन वो फोन तो वही है ना, फिजिकल फोन तो है, तो उसमें भी जो मटेरियल यूज हुआ है, तो इसकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी प्रोड्यूसर है उसकी है. तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डिजाइन. कि आप उन चीजों का इस्तेमाल करें जिनको आप जो सस्टेनेबल है, ऐसे डिजाइन कीजिए. डिजाइन का मतलब ऐसा है कि आप उस प्रकार के पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और इससे वेस्ट मैनेजमेंट को और एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता है. ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ईपीआर मैंडेट जो है उसको बनाया गया. और म्यूनिसिपालिटी जो है तो उस पर भी थोड़ा कम बर्डन आए. प्रॉफिट जो है वो ये सारी कंपनीज कमा रही है, तो म्यूनिसिपालिटी पर सारा बर्डन हम नहीं डाल सकते. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज की भी बनती है, प्रोड्यूसर्स की भी बनती है. अब हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि ये ई वेस्ट जो है ये प्रॉपर इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है. इनफॉर्मल सेक्टर है ये. और हमारे देश में 95% जितना ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो है वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है. और बहुत सारी खतरनाक हजार्डियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी. मैंने आपको कहा ना कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इसके बारे में, लेड है, मर्क्यूरी है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जमीन से होते हुए ग्राउंड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है और इसकी फिर ऐसा पानी पीने की वजह से लोगों की मौत भी हो सकती है. वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी पोल्यूट हो रही है. फिर क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर है तो हेल्थ क्राइसिस ऐसे ही सिर्फ पानी पीने से या फिर सॉइल बिगड़ने से नहीं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खास करके छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं और महिलाएं ज्यादा होती हैं. इनकी एवरेज लाइफ स्पान कितनी है पता है? ये 27 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ ई वेस्ट. इसमें बहुत हजार्डियस प्रैक्टिसेस हैं. तो इकोनॉमिक लॉस अगर देखा जाए, सोशल कोस्ट जो है, एनुअल सोशल कोस्ट, इट इज समवेयर अराउंड $20 बिलियन. और क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर है तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा, सारी चीजें कैश में होती है, तो इसमें भी सरकार को $20 बिलियन जितना रफली स्पीकिंग नुकसान होता है. तो अनइमेजिनेबल है ये. जब ये आंकड़े हम देखते हैं तो कोई स्मार्ट व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि इस क्षेत्र में बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है. ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में एक फ्लोर प्राइस फॉर ईपीआर सर्टिफिकेट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया. राइट, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 फ्लोर प्राइस फॉर ईपीआर सर्टिफिकेट्स. तो इसमें ये मेक श्योर किया गया है कि ये फ्लोर प्राइस जब आपको दी जाएगी कि इतना तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, तो इससे क्या होगा, रजिस्टर्ड रिसाइकल्स बढ़ेंगे. ये क्षेत्र जो है ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मल होता जाएगा. इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होने लगेगा. फिर इसी के साथ साथ
जो गोल्ड कॉपर ऐसे वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं तो उनको रिकवर किया जा सकता है। जो लैंडफिल्स हैं तो इनका बर्डन कम होगा। प्लास्टिक वेस्ट में जो लेसन है ना वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। प्लास्टिक वेस्ट के दौरान क्या हुआ था, पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ, तो प्राइस डिस्टेबलाइज होती थी। तो इसकी वजह से बहुत अच्छे प्लेयर्स आते नहीं थे। जब यहाँ पर एक स्टेबल प्राइसिंग दी गई, स्टेबल फ्लोर प्राइसिंग दी गई, तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आ गए। तो सेम थिंग वी कैन डू इट विथ ई वेस्ट एज वेल। जब एक प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग फ्रेमवर्क रहता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे जो विजनरी बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन विमेन, बिजनेस पर्सनल इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो द थिंग इज कि ये जो ई वेस्ट है आने वाले लेट्स से 5 सालों के अंदर अगर हम राइट सॉल्यूशंस निकाले तो 73% जितना जो मीन्स जो ई वेस्ट जो इंक्रीज हुआ है, रफली स्पीकिंग 73% पिछले 5 सालों में जो हमने आंकड़ा देखा 7 लाख से 17 लाख जितना हो गया। तो प्राइस अगर स्टेबल रहेगी, अगर राइट एनवायरमेंट पॉलिसी से मिलेगा लोगों को, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और इसकी वजह से बहुत सारे करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो हमारा देश बना सकता है। तो इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर जब हम प्रेजेंट करेंगे या फिर देखेंगे तो इट्स ए बिग थिंग, राइट। और इसकी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंट पर, सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर भी हमें देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू सेकंड टॉपिक, दिस वन इज अबाउट trade war. The 90-day trade war pause between the US and China reflects a pragmatic retreat by the Trump administration. Analyze the economic implications of this decision for both countries. USA ने और चाइना ने दोनों ने ये एग्री किया है कि उनके बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, एक दूसरे पर धड़ाधड़ जो टैरिफ्स लगा दिए, तो उस पर एक 90 डे का, यानी कि आप समझ लीजिए 3 महीनों का एक पॉज बटन जो है वो दबा दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यूएसए ने जो 145% जितना टैरिफ लगाया था तो उसको कम करके यूएसए 30% तक लेकर आएगा चाइना के प्रोडक्ट्स पर, और चाइना ने 125% जितना टैरिफ बढ़ा दिया था यूएसए पर तो वो कम करके वो 10% पर लेकर आएगा। तो इसकी इम्पैक्ट अच्छी आ रही है, मार्केट में एक खुशहाली का माहौल है। जैसे बारिश के मौसम, जब बारिश के बादल किसान देख लेते हैं, दे फील हैप्पी, इन द सेम वे मार्केट जो है इट इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग, ये पॉज की वजह से। तो S&P जो है, S&P 500, तो उसमें 3% एक राइज देखने को मिला। हांगकांग की जो हैंग शेंग है तो उसमें राइज मिला। यूरोपियन मार्केट जो है उसमें भी एक सर्ज हमें देखने को मिला। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज ए टेम्पररी ट्रूज। अभी यही होगा होपफुली कि अब दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ मीन्स ये वक्त जो मिला है 90 डेज का, तो और ज़्यादा डिस्कशन होगी और अच्छी डील्स जो हैं वो शायद हमें देखने को मिलेगी। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इफ़ एंड बट्स, कि अब देखेंगे कि यूएसए और चाइना जो है वो एक अच्छी डील कर पाते हैं या नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ये पहुँचे तो इट्स ए बिग थिंग। दोनों देशों ने, खास करके यूएसए को ये पता चल गया कि, यूएसए और चाइना को भी पता चल गया कि यूएसए के साथ पंगा लेना जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, और यूएसए को भी पता चल गया कि भाई अगर हम चाइना पर इस प्रकार के टैरिफ्स लगाएंगे अंधाधुंध 3 डिजिट में टैरिफ, यानी कि 100% और 145% इतना टैरिफ लेकर जाएंगे, तो होगा क्या, उनके पोर्ट्स जो हैं, यूएसए के पोर्ट्स, ये खाली नज़र आ रहे थे, कंटेनर शिप्स जो हैं ये खाली नज़र आ रही थी। तो इसकी इम्पैक्ट यूएसए की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें तो चाइना के लिए यूएसए एक बहुत बड़ा कस्टमर है, तो चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। और ये दोनों देश जब इस प्रकार से झगड़ते हैं या फिर लड़ते हैं तो इसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलती है, बिकॉज आज की दुनिया जो है इट इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड एज यू ऑल नो, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। तो ये ट्रेड वॉर की वजह से जो एक एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा था, जो एक डिले इफेक्ट आ रही थी, तो इस पर होपफुली एक पॉज जो है वो अब लग गया है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों चेक करेंगे कि क्या सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ट्रंप को भी पता चल गया, ट्रंप साहब को, कि चाइना पर एक ब्लैंकेट एम्बार्गो लगा देंगे तो ये फीजिबल नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो एक आई थिंक, मुझे ये लग रहा है कि दिस वाज ए टैक्टिक,
ये टैक्टिक को मैं रिलेट कर सकता हूँ, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नए एसपी आते हैं या नए कलेक्टर आते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम पर एक बहुत बड़ा बैंग हमें देखने को मिलता है। बैंग इन द सेंस के रात को दुकानें बंद करवा देंगे, और जो अगर इलीगल कहीं पर गुजरात जैसे राज्य में शराब बिक रही है तो वो सारी चीज़ें, बूट लेगिंग और ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। ट्रैफिक में थोड़ा आपको एक मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें होगी थोड़े टाइम के लिए, तो इट विल क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ एक डिसरप्शन, और उसके बाद सेटल हो जाएंगे वो। सो आई थिंक दिस इज माई एजम्पशन, दिस इज वॉट आई सी, कि ट्रंप साहब ने कुछ ऐसी ही चीज़ें जो है वो की, कि आते वक्त एक बड़े बैंग के साथ आए, बड़े बड़े देशों पर ये लगा दिया वो लगा दिया, और फिर अब क्या हो रहा है, इतना प्रेशर क्रिएट किया कि अब ये सारे देश जो हैं वो फिर उनके साथ डील करने के लिए बैठ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो अपनी ताकत का एक 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 अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया यूएसए ने। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो अब नेगोशिएशंस होंगे, वैसे तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है तो उसको रिपीट करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज कि इन दोनों के बीच में कैसी डील होती है, इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिल सकती है। अगर यूएसए और चाइना के बीच में बहुत अच्छी डील हो गई तो फिर थोड़ा इंडिया जो है वो बैक बेंच में हमें देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू द प्रायोरिटीज ऑफ यूएसए। अगर यूएसए के साथ अच्छी डील हुई चाइना की, तो चाइना जो है वो इंडिया को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अगर यूएसए की चाइना के साथ अच्छी डील नहीं हुई तो भारत जो है उसको थोड़ा और अपनी तरफ नजदीक खींचने की कोशिश करेगा यूएसए, और चाइना को लगा कि भाई यूएसए के साथ अच्छी डील नहीं हुई है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं भारत के साथ और ज्यादा व्यापार और संबंध को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ जो है वो अब आगे क्या होता है 90 डेज के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन इसके साथ हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए भारत को कि अभी यूके के साथ तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है, लेकिन ईयू के साथ अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच फॉर दिस थिंग, या फिर हमें प्लान बी तैयार करना पड़ेगा कि भाई अगर इन दोनों के बीच में अच्छी डील हो जाती है तो हम ईयू के साथ कैसे डील करेंगे, अगर इनके साथ अच्छी डील नहीं होती तो फिर हम ईयू के साथ कैसे डील करेंगे। तो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन पर शायद हमारा देश भारत अभी है। ये ट्रेड वॉर जो है इट अंडरस्कोर्स द लिमिटेशंस ऑफ टैरिफ्स एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि टैरिफ जो है इसकी एक लिमिटेशन है। टैरिफ से आप बिजनेस हमेशा के लिए नहीं कर सकते। यूएसए भी ये अच्छी तरीके से जानता है कि टैरिफ जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा टैरिफ ऑफ कोर्स। तो टैरिफ को आप ऐसे प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए जो बेस्ट थिंग है लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज नेगोशिएशंस, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, देन यू हैव जैसे मैंने आपको बताया डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगी, राइट? Moving on to the next topic, my dear friends, this is topic number 3. This is about satellite broadband. How do TRAI's recommendations on spectrum allocation and pricing for satellite broadband align with global trends? Analyze their implications for India's telecom sector. ट्राई ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि अब कॉमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो हैं तो इसको भारत में स्टार्ट कर देना चाहिए, और ख़ास करके हमारे देश में जो रूरल एरिया है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी के गैप्स आज भी हैं। इनकी गहराई में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं इसको अच्छी तरीके से, राइट, कि हर जगह पर आपको प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट। तो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम के बारे में आप जानते हैं ना कि आपको किसी भी लोकेशन पर ये अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाएगी। तो जो एक डिजिटल डिवाइड है वो ख़त्म होगा। इसकी सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पर ट्राई का जो रिकमेंडेशन है उसमें यह है, ट्राई ने कहा है कि ऑक्शन नहीं करना है स्पेक्ट्रम का, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड एलोकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेड एलोकेशन को प्रमोट किया है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एलोकेशन को रेकमेंड किया है ट्राई ने। और इसमें यह भी है कि जो रूरल एरिया हैं
उसमें जो एक सब्सक्राइबर फ़ी होती है, तो ये सब्सक्राइबर फ़ी जो है उसमें से ये कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो इसका क्लियर इंटेंशन यही है कि रूरल एरिया में और रिमोट एरियाज़ में हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को, डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहते हैं। भारत सरकार ने अभी हाल ही में स्टार लिंक जो है, इलॉन मस्क की कंपनी है, तो इनको भी एक अप्रूवल दिया है। तो इससे हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट सर्विस जो है उसकी शुरुआत होगी। और जो सिक्योरिटी का कंप्लायंस है, जैसे हमने ये बताया था कि भाई आपको डेटा जो है वो लोकली स्टोर करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर स्टार लिंक ने ओके कर दिया है, राइट। फिर दूसरी ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसमें भी भारत सरकार ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है और इन चीज़ों को स्टारलिंक ने फॉलो भी किया है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, ये सारी कंपनीज जो हैं वो स्पेसएक्स की ये जो स्टारलिंक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। और कुछ हमारे मीन्स नॉट हमारे में हमारे बोलने वाला था 120 जितने जो अलग अलग देश हैं, तो उसमें ये सिस्टम जो है वो ऑपरेट हो रही है, ये स्टारलिंक वाली सिस्टम। तो इट्स ए गुड थिंग। अब ये एडमिनिस्ट्रेड एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम जो है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड है। बहुत सारी जगहों पर आपको ये एलोकेशन मीन्स जो दिया जाता है स्पेक्ट्रम, तो वो ऑक्शन के माध्यम से नहीं दिया जाता, ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इट्स ए गुड थिंग कि इसी ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो किया है। आई एम श्योर शायद यही चीज़ जो है वो स्टारलिंक ने भी भारत सरकार को की होगी। और इसमें 5 सालों का एलोकेशन दिया जाएगा और फिर इसको 2-2 सालों के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जो अर्बन सब्सक्राइबर हैं तो उनकी फ़ी जो है पर पर्सन, सरकार जो है वो आपको ऑक्शन नहीं कर रही है, तो सरकार को पैसे कैसे मिलेंगे? तो सरकार जब ये एडमिनिस्ट्रेट एलोकेशन आपको देगी तो एनुअल चार्ज होगा। मेगाहर्ट्स जो है, पर मेगाहर्ट्स यू हैव टू पे सम 3,500 रुपीज़, ऊपर से 500 रुपीज़ फॉर अर्बन सब्सक्राइबर। रूरल सब्सक्राइबर के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो ये जो फीस है, सो दिस इज समथिंग दैट स्टारलिंक विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें और ज़्यादा गहराई से उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई करप्शन का रैकेट होता है तो फिर हम इसकी गहराई में उतरेंगे, वरना यू डोंट हैव टू बी साइंटिस्ट फॉर दिस थिंग, यू नो व्हाट आई मीन। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो डिजिटल डिवाइड खत्म होगा तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो गांव-गांव तक पहुंचेगी। और अब जो चीज़ें बाकी हैं, तो एक तो रेगुलेटरी अप्रूवल, सबसे जो हाईएस्ट अप्रूवल बॉडी है व्हेन इट कम्स टू दिस सैटेलाइट एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इट इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। ट्राई ने ओके कर दिया। अब डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन अगर ग्रीन सिग्नल देगा तो इसके बाद फाइनल अप्रूवल जो है वो यूनियन कैबिनेट का मिलेगा और उसके बाद चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चैलेंजेस जो है तो दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्डेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। और विजन तो यही है, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। ठीक है, क्लियर, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब जो टॉपिक आ रहा है, टॉपिक नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस, राइट। खेती के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, एक अपने आप में बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज मार्क ए सिग्निफिकेंट लीप इन एग्रीकल्चरल इनोवेशन इन इंडिया, एनालाइज देयर पोटेंशियल टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। इजीली ये प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम श्योर आप देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो किसी ने इस टॉपिक को कवर भी किया होगा। यू कैन चेक इट, अलग अलग एनालिसिस के जो वीडियोस आते हैं उसमें देख लीजिएगा। शायद अब करें, लेकिन एज फार एज आई नो किसी ने इसको कवर नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसे सारे विषय जो है वो थोड़े बैक बेंच पे चले जाते हैं। हो सकता है न्यूज़ में आया हो और किसी ने कवर किया हो, हम थोड़ी इसकी गहराई में जाते हैं, लाइक एवरी टाइम, दैट्स व्हाट वी डू हियर, राइट। सो इंडियाज रिलीज ऑफ जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। अब देखिए, दिस इज जीनोम एडिटेड, ये जो जीएम है उससे थोड़ा डिफरेंट है और आपके लिए ये होमवर्क भी है। यू हैव टू स्टडी दिस टेक्नोलॉजी। ये जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज जो हैं ये क्यों अलग हैं, क्या है ये, इसमें एक टेक्नोलॉजी है दैट इज SDN1 टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इंडियाज रिलीज of genome edited rice varieties
marks a milestone in agricultural innovation and addresses critical challenges in food security and environmental sustainability। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब ये स्टेटमेंट क्यों ये माइलस्टोन है, प्रश्न ये उठता है, व्हाई इट इज ए माइलस्टोन। तो दो वेराइटीज सामने आई है, एक है DRR, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। DRR धन, या फिर इसको धान भी कहते हैं, 100 कमला। And then you have this Pusa DST Rice 1। ये दोनों को नंबर 1 नंबर 2 इसको SDN1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इससे अब क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पेरेंट वेराइटीज हैं जैसे सांबा मसूरी है, कोटन दोरा, सनूला, ये जो पेरेंट वेराइटीज़ हैं उसके कंपैरिजन में जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसमें आपको 30% जितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। दिस इज नंबर 1, जिसको अंग्रेजी में यील्ड भी कहते हैं, यील्ड, राइट। दूसरी चीज, मैच्योरिटी का जो समय है इसका, ये आप समझ लीजिए 15 से 20 दिन कम है। तो कम समय में ज्यादा पैदावार, तो आप ज्यादा सीजन्स ले पाएंगे। नंबर 3 इज, लेट मी, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रह गया ना, लेट मी यूज ए वाइट शीट। एक तो मैंने आपको बताया 30% ईल्ड ज्यादा होगी। सेकंड थिंग आपको बताया 15 से 20 दिनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है, डेज लेस रिक्वायर्ड। ओके। 3 जो है, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, हायर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ये हैंडराइटिंग भी अच्छे करना और साथ में बोलना, ये इट इज नॉट दैट, और चीजें याद रखना, कितनी मेहनत करवाते हो यार। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोअर वाटर रिक्वायरमेंट। ये क्या है, ये 4 पॉइंट्स, इसके ऊपर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा जाए तो ये आपका आंसर है। ये स्टेटमेंट लिख दूं ऊपर कि हाल ही में भारत ने ये जो DRR धन 100 कमला और पूसा DST राइस 1, जिनको SD1 टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया गया है, तो नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस हैं उनको ध्यान में रखिए और बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो आपको दिया जाएगा, लेट्स से यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन ये होगा, 1 and 2 इज राइट, बी ऑप्शन होगा, यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स आपको पता चल गया। तो MCQ एक पूरा आपका सॉल्व ही हो गया, समझ लीजिए। दिस इज हाउ यू पे अटेंशन एंड दिस इज हाउ यू यूज योर ओन माइंड। अब ये जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज जो हैं, इट ऑफर सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जैसे हमने देखा कि पंजाब और हरियाणा के बारे में आप जानते हैं ना, पैडी का इस्तेमाल, पैडी एक प्रकार के चावल ही हैं, तो इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। जो हम देखते हैं ना कि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 10,000 लीटर पानी की जरूरत है, तो ये दैट इज दिस पैडी। तो पंजाब और हरियाणा में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया कि अब वहां पर पानी की क्वालिटी और पानी जो है वो कम होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप होता गया। तो ये जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज जो हैं, तो इसमें हेल्प करेंगे। इसी के साथ ये काफी ज्यादा रेजिलियंट भी हैं, इनका रेजिलियंस जो है ये काफी अच्छा है। जैसे सूखा पड़ जाए, ड्राउट, सैलिनिटी को भी हैंडल कर लेते हैं। सॉइल की क्वालिटी अगर डिग्रेडेड है, डिग्रेडेड सॉइल है, तो भी ये पैदा हो जाएंगे। तो इसकी बहुत सारे इसके ऐसे फायदे हैं। और पंजाब और हरियाणा तो सबसे ज्यादा चावल पैदा करते हैं हमारे देश में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, देन कोस्टल वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये सारी जगहों पर अब ये वैरायटीज के माध्यम से हम चावल पैदा कर पाएंगे। SDN1 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल GM क्रॉप्स। कैसे ये डिफर होती है, की डिस्टिंक्शन क्या है, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा डिफरेंस
ये SDN1 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल जीएम क्रॉप जो हैं, इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि SDN1 जो वाली टेक्नोलॉजी है, इट डज नॉट इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब यह है कि आपको इसमें कोई बाहर का डीएनए जो है इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। जीएम क्रॉप में क्या होता है, फॉरेन डीएनए जो है वो ऐड होता है, और एंड दिस इज द रीजन के काफी ज्यादा विरोध भी होता है। तो क्योंकि ये SDN1 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रेडिशनल जीएम क्रॉप से काफी अलग है, तो रेगुलेटरी हर्डल्स कम रहेंगे, फास्टर एडॉप्शन होगा, एथिकल कंसर्न्स कम होंगे, रेगुलेटरी प्रोसेस जो है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और पब्लिक का एक्सेप्टेंस जो है, किसान भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए अब हमें चाहिए क्लियर गाइडलाइंस। इंडिया मस्ट रीविजिट इट्स स्टैंड ऑन जीएम क्रॉप्स। भारत ने 2022 में 30 मिनट्स हो गए, आई हैव टू बी बिट फास्ट हियर। जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड जो है, इसका नाम है DMH11, इसको अप्रूवल दिया था। इट वाज अ बिग थिंग बैक इन 2022। तो अब आई एम श्योर भारत जो है वो SDN1 पर आगे बढ़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बताया कि भाई एक नेशनल जीएम क्रॉप को लेकर हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए, रिसर्च, कल्टीवेशन, ट्रेड, ये सारी चीज़ों को लेकर डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो भारत को इसको लेकर क्लियर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। इसी के साथ साथ वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चरल R&D एंड बायोटेक्नोलॉजी। फिलहाल कुछ 10,000 करोड़ रुपए जो हैं, 10,400 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं, बट दिस इज इनसफिशिएंट फॉर फ्यूचर नीड्स। वी नीड टू इंक्रीज आवर बजटरी एलोकेशन। कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट चीज़ें जो हैं वी नीड मोर, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम सस्टेन रख सकें, उसको प्रोटेक्टेड रख सकें। तो पॉलिसी मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये दो चीज़ें जब आएगी तो चीज़ें ये होगी कि ये जीनोम एडिटेड और जीएम क्रॉप्स जो हैं ये हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल इसका एडॉप्टेशन होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा और ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन जो बायो सेफ्टी है इसको लेकर क्लियर गाइडलाइंस जो है उसको भारत को थोड़ा और क्लियर करने की ज़रूरत है, भारत सरकार को, ऑफ कोर्स। मूविंग ऑन टू लास्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि भाई ये इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आज तीसरी बार हम बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक India UK FTA risk undermining India's economic autonomy. Evaluate this statement in the context of concessions and automobile procurement and intellectual property. भारत ने 3 बड़ी चीज़ें की हैं। ये जो आर्टिकल है इट इज़ बेसिकली क्रिटिकल व्यू हमें दे रहा है। क्रिटिकल व्यू का मतलब यह है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको भारत को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कार इंपोर्ट ड्यूटीज़ हमने स्लैश की, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है इसको स्लैश किया गया और पेटेंट लॉ को कमज़ोर किया गया है। नाउ द थिंग इज़, याद रखिए ये FTA को लेकर जो फाइनल कॉपी है ये आज भी पब्लिक नहीं हुई है। तो अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर यहां पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। कार की बात करें तो 100% से 10%। अब हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग GDP है उसका नियरली a third इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस सेक्टर, राइट। मैन्युफैक्चरिंग का जो पोर्शन है GDP में उसका थर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो सेक्टर। और 40 मिलियन जितने लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में काम करते हैं, फ्रॉम मेकिंग कार्स टू गैराजेस, सारे लोग इसमें आ गए। तो एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर, जॉब गिवर है ये सेक्टर। अब कार ड्यूटीज़ को, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया जा रहा है, 10% जितना रखा जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स कोटाज हैं इसमें। लेकिन अब देखिए एक प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, तो फिर ये दूसरे देशों की फैक्ट्रीज फिर हमारे देश में क्यों लगे? सिर्फ 10% की ड्यूटी रही तो वो अपने ही देश में प्रोड्यूस करके यहाँ पर बेचेंगे कार। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कुछ किया था, आज से लगभग 20-30 साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ्स जो है वो ऐसा ही कट डाउन किए थे। लेकिन आज आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप जानते हैं? कार कंपनी नाम याद है आपको? कोई नहीं है ना। क्यों?
ऑस्ट्रेलिया में टोयोटा बहुत चलती है, ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा भी चलती है, बाहर दूसरे देशों की फॉरेन कंपनीज की कार्स ऑस्ट्रेलिया में चलती है, फोर्ड चलती है एक्सेट्रा, लेकिन यू वोंट फाइंड ऑस्ट्रेलियन हैं कुछ कार्स, बट दे हैव नॉट। हमारी महिंद्रा वहाँ पर पहुँच गई, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यहाँ पर नहीं आई है। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप देश है, आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स को भी इसमें परमिशन दी जाएगी हमारे देश में। और ये सेक्टर जो है ये बहुत ही बेबी सेक्टर है अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारे देश में। तो हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको ग्लोबल कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। फिर जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट है, तो ये $600 बिलियन की मार्केट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो चीज़ें परचेज करती है, प्रोक्योर करती है। तो अब यहाँ पर भी ऐसा है कि ये जो यूके की कंपनीज हैं उनको लोकल सप्लायर का स्टेटस दिया जाएगा। और इसमें यह भी है कि अगर यूके से सिर्फ 20% जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, बाकी की लेट्स से चीज़ें 80% हैं वो चाइना में हुई है और 20% जितनी चीज़ें यूके में हुई है, तो भी यूके की कंपनी को लोकल सप्लायर के तौर पर देखा जाएगा। तो हमारे ये जो सप्लायर्स हैं उन पर एक टफ कंपटीशन आने वाली है। पेटेंट रेजीम की बात करें, इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। अभी उतनी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो WTO का ट्रिप्स है ना, WTO में ट्रिप्स करके एक चीज़ है, राइट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो ट्रिप्स के जो ऑब्लिगेशंस है उसके आगे चलकर, उसके बाहर जाकर ज़्यादा कंसेशंस जो हैं वो यूके की कंपनीज को दिए जाएंगे। तो इससे भारत की जो फार्मा कंपनीज हैं उनको टफ कंपटीशन होगी। हम जो एक जेनेरिक दवाइयों के सप्लायर हैं, खास करके डेवलपिंग देशों के लिए, तो उसमें भी इम्पैक्ट आएगी। हमारे देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी आ सकती है। फिर ये जो FTA है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसके मिक्स रिजल्ट्स की बात हो रही है व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल ट्रेड। बहुत सारी वहाँ की चीज़ें यहाँ पर आएगी, यहाँ की वहाँ पर जाएगी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सर्विसेज को लेकर जो मैंने आपको बताया था कि जो एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, तो इससे शॉर्ट टर्म एक्सपैट्रिएट्स जो हैं तो उनको फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया जो है वो एक FTA पर एक के बाद एक, हमारे UAE के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ, अब UK के साथ जो FTA किया है, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा या फिर सबसे कहता है ना वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव अगर कोई है तो ये यूके वाला है। तो इससे और ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ में दूसरे देशों की कंपनीज ज़्यादा यहाँ पर आएगी। और अब नेक्स्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन है, USA के साथ हम FTA के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर्स अगर खोल देंगे तो फिर हमारी कंपनीज का क्या होगा यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और अब देखिए एक और पॉइंट एंड देन वी विल रैप इट अप। अगर हम यूके की कार्स को 10% जितना ही इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, तो फिर डोंट यू थिंक कि साउथ कोरिया, जापान, USA, जो दूसरे देशों से यहाँ पर कार्स आती हैं, दूसरे देशों की कंपनीज जो हैं, वो भी कहेगी कि भाई हमारे ऊपर भी 10%। ये जर्मनी की स्कोडा और VW, BM, Audi, Mercedes, ये सारी कंपनीज जो हैं वो भी कहेगी ना कि 10% की ड्यूटीज लगाइए हम पर भी, तो ऐसे डिमांड्स भी आएगी। तो फिर सो दिस आर द थिंग्स। अब अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसकी जब फाइनल टेक्स्ट आएगी, जैसे हमने देखा था कि इसको अभी रेटिफाई करना है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, तो उसके बीच में अगर इस पर कोई अच्छी चीज़ आती है तो विल टॉक अबाउट इट। क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया एंड UK, दिस इज़ अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक जो मोड भारत ने पकड़ा है, मल्टीलेटरल नहीं, अब हम बायलैटरल डील्स कर रहे हैं। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हो सकती है या फिर होगी, तो आज से ही इसके बारे में तैयारी होनी चाहिए सरकार की, वरना फिर चीज़ें बहुत लेट हो जाएगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, जैसे अब चीज़ें बहुत लेट हो चुकी है, वैसे ही चीज़ें हमारे यहाँ पर ना हो तो ही अच्छा है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।